अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो है बच्चों बेसिक अकाउंटिंग के अंदर जो है डबल एंट्रीज के बाद जर्नल लेजर और ट्रायल बैलेंस कंप्लीट कर लिया था। आज जो है रुपया हम जो है इससे आगे की बात स्टार्ट करेंगे, यानी एक ट्रायल बैलेंस से हम क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो जरा नए पेज में हेडिंग मार्क करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सुबह यानी कि हमने जो है इसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिहाज से डबल एंट्रीज पास कर ली। इसके बाद हमने जनरल लेजर और इंडिविजुअल टी अकाउंट बनाए, उसकी फुटिंग बैलेंसिंग सीखी, और फिर उन के जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है उनसे हमने ट्रायल बैलेंस बनाया। क्या बनाया बच्चे? ट्रायल बैलेंस बनाया। अब आज जो है उस ट्रायल बैलेंस से हम जो है बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। लिखो जरा बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, at the end of the accounting period the company must prepare their financial statements. At the end of the accounting period the company must prepare their financial statements. At the end of the accounting period the company must prepare their financial statements. और फिर फुल स्टॉप के बाद लिखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेस ऑफ। हमारे पास जो हमारे कोर्स में है वो आपको कायनात, दौलत, इजान, इज्मा, खदीजा, इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्राइजेस ऑफ नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट एंड नंबर 2 बैलेंस शीट। एक बच्चों इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है नंबर 1, पहली स्टेटमेंट का क्या नाम है? इनकम स्टेटमेंट। और दूसरे का नाम क्या है? बैलेंस शीट बच्चे। अच्छा, अब ये आप लोगों को पता है कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो इनकम स्टेटमेंट में अच्छा वो होगा क्या हो? हेलो हेलो, आवाज अब और ज्यादा क्लियर है बेटा? आवाज अब क्लियर है और ज्यादा बेहतर है? तेज आ रही है? ठीक, थैंक यू। तो इनकम स्टेटमेंट और दूसरी जो है स्टेटमेंट का नाम क्या है बच्चे? बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग डालो। इनकम स्टेटमेंट में लिखो इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड income statement is prepared with the help of all revenues and expenses। दो हेड्स ऑफ अकाउंट से हम क्या बनाते हैं? इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो भैया इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ऑल revenues and expenses। income statement is prepared with the help of all revenues and expenses। अच्छा जी, नेक्स्ट देखो, अगर
अच्छा जी, तो आपने लिखा इनकम स्टेटमेंट, द फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज इनकम स्टेटमेंट, और पहली स्टेटमेंट जो इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ऑल रेवेन्यूज एंड, सारे रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को आप सॉर्टेड आउट करोगे और उससे आप पहली स्टेटमेंट बनाओगे, दैट इज इनकम स्टेटमेंट। बच्चे फुल स्टॉप के बाद लिखोगे इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। भाई ये क्यों बनाई जाती है इनकम स्टेटमेंट? इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। हमें बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। ये आ सकता है कि इनकम स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है? इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। डन? समझ में आ गई बच्चे? अच्छा, इसके अंदर एक और चीज ये भी लिख लेना सारे, ये सारे स्टूडेंट को पता है कि अगर तो भैया रेवेन्यूज आपकी ग्रेटर हो एक्सपेंसेस से, इफ रेवेन्यूज आर ग्रेटर देन द कंपनी मेक प्रॉफिट्स। लिख लो, इफ रेवेन्यूज आर ग्रेटर देन एक्सपेंसेस द कंपनी मेक प्रॉफिट्स, एंड इफ revenues are lesser than, या यूं कह सकते हो कि expenses are greater than revenues, the company make losses। तो कंपनी को क्या होगा बच्चे? लॉस होगा। the company make losses। तो पहली स्टेटमेंट जो बनती है वो सारी रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस। एक और मजे की बात ये, हमने पढ़ा था एज वी नो दैट देयर आर 5 हेड्स ऑफ अकाउंट। पूरी दुनिया की अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 5 हेड्स पर है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यूज। बच्चे इसमें से सारे एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज की मदद से मिलकर पहली स्टेटमेंट बनती है, दैट इज इनकम स्टेटमेंट। और क्यों बनाई जाती है? इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। सेकंड हेडिंग डाल दो बैलेंस शीट। द सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बैलेंस शीट। अच्छा, बैलेंस शीट का दूसरा नाम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी है बेटा। हाँ, अभी लिखवा दूंगा, पहले ये लिख लो। द सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट the second financial statement is balance sheet, full stop। Balance sheet is prepared with the help of all assets, क्या लिखा बच्चे? Balance sheet is prepared with the help of all assets, liabilities and capital। यानी बॉटम लाइन ये है, 2 हेड्स ऑफ अकाउंट से इनकम स्टेटमेंट बनती है बच्चों, और बाकी 3 हेड्स ऑफ अकाउंट से क्या बनती है? बैलेंस शीट बनती है। क्या बनती है? बैलेंस शीट बनती है। हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा? अब क्या है, अच्छा सर पर्पस बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है? लिख लो, बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द करंट पोजीशन ऑफ द बिजनेस। करंट पोजीशन का मतलब करंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। लिख लिया? टू फाइंड आउट द करंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस।
क्या करंट वैल्यू अभी क्या चल रही है हमारी, कि एसेट कितने के हैं, लाइबिलिटी कितनी है, कैपिटल कितने हैं, रेवेन्यूज कितने हैं, ये सारी चीजें हमने मालूम करने के लिए फाइंड आउट करें। अब एक काम ये कर लो, जरा एक फॉर्मेट बना लो कि पहली इनकम स्टेटमेंट का, ऑनलाइन वालों को क्लियर है बेटा कि दो आपको जो है बेसिक में दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ा रहा हूं, दैट इज इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ना। सबसे पहले इधर बच्चे आ जाता है कंपनी का नाम, इधर आ जाता है इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट का एक और नाम लिखिएगा भैया, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड। अब जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो वेरी फर्स्ट टाइम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं बेटा, ये आपको एक स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, पूरी स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या करना पड़ेगा, तुम्हें याद करना पड़ेगा। अच्छा, इसको यूं समझ लो आसानी से समझाने के लिए, ये समझ लो भैया, एक ये कॉलम है, दो कॉलम, और ये समझ लो तीन कॉलम बना लोगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा और अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन समझ में आ जाएगी क्या है। दो तो कंफर्म होते हैं, मैं तीसरा इसलिए भी बना रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए क्या है। ये इसका फाइनल कॉलम है, इस मिडिल वाला है, ये पहला है। स्टार्ट किस तरह होती है, ये इसकी फॉर्मेट किस तरह बनता है वो देख लो। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सेल्स लिखते हो, जो सारे स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन बैठे, लेस सेल्स रिटर्न। अब आप देखना कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी कि जो एक्सपेंस और रेवेन्यू रिटर्न इनवर्ड। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, इसको सेकंड वाले कॉलम में लिखा, सेल्स का अमाउंट लिखोगे तुम, ट्रायल बैलेंस से उठाओगे, हर वैल्यू ट्रायल बैलेंस से उठाओगे, उसमें से रिटर्न इनवर्ड माइनस कर दिया, तो इसका नाम क्या है, नेट सेल्स। अच्छा, इंटर कॉमर्स के अंदर तुम लोग सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट को एक साथ माइनस करते थे, इधर नहीं है, सिर्फ सेल्स रिटर्न माइनस होता है, याद रख लेना, सिर्फ सेल्स रिटर्न माइनस होता है। और जो आंसर आता है उसको फाइनल कॉलम में नेट सेल्स लिख देते हो। सेल्स में से क्या माइनस करोगे, सेल्स रिटर्न, जिसका दूसरा नाम क्या है, तुम्हें सारे नाम आने चाहिए मेरा बेटा, तो आ गया नेट सेल्स। इसके बाद आपने हेडिंग मार्क करी, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेस कॉस्ट ऑफ, ये हेडिंग है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सर ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, थोड़ा बहुत जिन्होंने पहले पढ़ा हो। सबसे पहले लिखते थे ओपनिंग, इसके बाद हेडिंग आती है एड नेट परचेजेस, नेट, ये हेडिंग आई। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक को आपने मिड ऑफ द कॉलम में लिख दिया। अब ये नेट परचेजेस का फॉर्मूला क्या होता है, जरा ये देख लो। सबसे पहले अभी आपने लिखा परचेजेस, उसमें ऐड करा आपने ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, नहीं यही बात समझ में, ट्रांसपोर्टेशन, जिसका दूसरा नाम कैरेज इनवर्ड भी है, जिसका दूसरा नाम कैरेज इनवर्ड भी है, और इसका तीसरा नाम फ्रेट इनवर्ड भी है। अच्छा, परचेजेस को ये तीसरे वाले कॉलम में लिखोगी और इसमें से क्या करोगी, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड को ऐड करोगे, कैरेज इनवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड। तो ये आपने ऐड करा, इसमें से लेस करा, टर्मिनोलॉजीज को याद करना पड़ेगा। परचेज रिटर्न क्या, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, बस तो और याद आ रहा है।
सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड ऐड होगा, ऐड, फिर लेस करोगे क्या, तो ये आ जाएगा नेट परचेजेस। अब मुझे एक बात बताओ, नेट परचेजेस का फॉर्मूला क्या हुआ, मतलब ये बता दो मुझे। परचेजेस दोगी, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड ऐड करोगी, तो नेट परचेजेस आ जाएगा। फिर बोलो, रिपीट कर दो जरा प्लीज। नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या है, सबको अलग अलग कर दोगी जल्दी याद हो जाएगा। नेट सेल्स का फॉर्मूला क्या है, तो नेट सेल आ गया, एक चीज खत्म हो गई। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पूरा फॉर्मूला बन रहा है। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले आपने लिखा ओपनिंग स्टॉक, क्या लिखा ओपनिंग, उसमें आपने ऐड नेट परचेजेस के हेडिंग डाली। इसमें सबसे पहले आया आपके पास परचेजेस, उसमें ऐड करा ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, लेस करा परचेज, तो आपके पास आ गया नेट परचेजेस। अब इस नेट परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक को भी हमने जब बच्चे ऐड करा मिड ऑफ कॉलम में, तो ये कहलाता है, वेरी गुड, क्या कहलाता है, नहीं बहुत जल्दी है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स, क्या नाम है। और लास्ट लेस, याद करो, अरे लेस क्लोजिंग स्टॉक, लेस लेस, तो फिर आपके पास क्या आता है जल्दी बताओ, जिसके ऊपर हेडिंग डाली थी तुमने, नहीं यही बात समझ में, यानी इधर से फॉर्मूला स्टार्ट हो रहा है तो इधर तक गया है, और इस कॉस्ट ऑफ सोल्ड को फाइनल वाले कॉलम में लिख दोगे, और फिर नेट सेल जो ऊपर थर्ड वाले कॉलम में था उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगी, तो इधर आएगा आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट, क्या आएगा, जरा रिपीट कर दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला। हाँ भाई, दौलत, सुभान, खतीजा, जैन, जरा देख लो, जरा मुझे बता दो, सबको बोर्ड क्लियर दिख रहा है, जरा मुझे काइंडली ये जरा बता दो। अभी नहीं चाहिए। अच्छा 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 अच्छा, ये है, ओके, अब मैंने समझ में, चलो लिख लो, इधर से कॉपी करो पहले। सर क्लोजिंग माइनस समझ नहीं आया, फॉर्मेट है बेटा दौलत, यानी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक, लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बात समझ में आई नहीं आई है, इज इट क्लियर दौलत। चलो गुड, अभी तक सिर्फ हमने ग्रॉस प्रॉफिट तक कवर करा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, हमने ग्रॉस प्रॉफिट तक कवर करा है बच्चे।
कर लो, नीट एंड क्लीन। हमने कहां तक कर लिया? ग्रॉस प्रॉफिट तक बच्चे, कहां तक करा? डन। सही तरह देख के करना, ना समझ में आए तो पूछ लेना, फिर कह रहा हूँ। नेट सेल्स में से, किसमें से? ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट से कॉपी कर लिया बेटा? अच्छा जी, ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में अब नेक्स्ट पेज में उधर से बना रहा हूँ, मेरे पास इधर नीचे जगह नहीं, तुम कंटिन्यू करोगी, ये स्टेटमेंट एक साथ कंटिन्यू रहेगा, तो फिर तुम्हें इंशाल्लाह खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इधर वही मैं जो है भैया समझ लो कि एक, दो और ये तीन कॉलम ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट से इधर से मैं वापस स्टार्ट कर रहा हूँ, सही है? यही बात समझ, ग्रॉस प्रॉफिट इधर आया ना माइनस करने के बाद, इसके बाद ऐड अदर इनकम की हेडिंग डालोगे, इसके अंदर आ जाएगा बैड डेट रिकवर्ड, क्या आ जाता था? बैड डेट। फिर आता है, इधर आता है बच्चे डिस्काउंट रिसीव्ड, इधर क्या आता है? डिस्काउंट रिसीव्ड आता है, इधर आता है कमीशन इनकम। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव का मतलब परचेज डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव किसका दूसरा नाम है?
आपको सारी टर्मिनोलॉजी जो है ना ये याद रखनी चाहिए भैया। हाँ, ये आपको प्रॉब्लम देगी, मैं बार बार कह रहा हूँ। सारे स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है बेटा? इन सारों को आप सेंटर वाले कॉलम में अमाउंट लिख दोगे। अच्छा, जो जो चीजें नहीं होंगी स्किप कर देंगे। ये जो कंप्लीट फॉर्मेट बना रहा हूं मैं, ये कहलाता है टोटल अदर इनकम। टोटल और ग्रॉस प्रॉफिट में भैया जब आपने टोटल अदर इनकम को ऐड करा तो ये कहलाता है टोटल इनकम। क्या कहलाता है? टोटल इनकम। हाँ भाई, जरा ऑनलाइन वाले जरा मुझे बता दो बेटा, क्लियर है? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपने ऐड अदर इनकम की हेडिंग डाली, डॉलर। सुभान, फतीजा, जैन, जरा मुझे काइंडली बता दोगे? जरा चैट में लिख के बता दो प्लीज। जैन, सुभान, ठीक है। टोटल इनकम आ गई, उसमें से अब लेस करोगे अदर एक्सपेंसेस जो तुम्हारे बार बार कह रही थी, इधर से माइनस होता है। बाकायदा एक फॉर्मेट है इसका बेटा। इसमें लिख लोगे जितने भी तुम्हें दिमाग में जो है एक्सपेंसेस आ रहे हैं, रेंट एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड, ये जरूर लिख देना, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड। सेल्स डिस्काउंट भी इधर आएगा, जिसका दूसरा नाम होता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अदर एक्सपेंसेस में जाते हैं। अब जरा गौर से सुनना, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन is a part of cost of goods sold and transportation outward is the part of other expenses. Sales return is deducted from total sales and sale discount is a part of other expenses बच्चे। और यूटिलिटी एक्सपेंस आ गए भैया, जो भी दिमाग में आ रहे हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस आ गए। अभी बताते हैं, अभी बताते हैं बच्चे, ये लिख लो फिर मैं भी बताता हूँ, ठीक है। रेंट, सैलरीज, वेजेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, समझ में आ गई? नहीं पहले से बताओ। जितने भी तुम्हारे दिमाग में एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो सब इधर आएंगे। इन सब को भी आप सेंटर वाले कॉलम में बच्चे लिखोगी अमाउंट। सेंटर वाले कॉलम में इन सब के अमाउंट्स लिखोगी और ये कहलाते हैं टोटल एक्सपेंसेस। क्या कहलाते हैं? फाइनल वाले कॉलम में लिख दिया टोटल एक्सपेंसेस और ऊपर जो है टोटल इनकम में से तुमने टोटल एक्सपेंसेस को क्या करा, तो यू गॉट, अगर पॉजिटिव में भी आंसर आता है और नेगेटिव में भी आंसर आता है, पॉजिटिव में आंसर आया तो दैट इज नेट प्रॉफिट और अगर नेगेटिव में आंसर आया तो नेट लॉस। समझ आ गई बात बच्चे? इसको पहले लिख लो।
ये पहली स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट आउट हो गई बेटा। चलें जी आगे बढ़ते हैं। ये हमारी पहली स्टेटमेंट जो है बच्चे कंप्लीट हो गई, दैट इज इनकम स्टेटमेंट। फॉर्मेट याद हो गया थोड़ा बहुत। सेल में से सेल रिटर्न माइनस करोगी तो आंसर आ जाएगा नेट सेल लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे ज्यादा बच्चे को ये प्रॉब्लम होती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला बनता है ओपनिंग स्टॉक एड नेट परचेजेस। नेट परचेजेस का फॉर्मूला क्या बनता है, परचेजेस लोगी एड ट्रांसपोर्टेशन इन्वर्ट करोगी लेस करोगी परचेज रिटर्न तो नेट परचेजेस आ जाएंगी। उसको ओपनिंग स्टॉक में ऐड करोगी तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गए। ये सारे नाम आईएएस ने अपने पास फॉर्मेट में बताए, कोई भी किसी ने रखे नहीं है ये, कि आपको इसी तरह से रट्टाफिकेशन लगाना पड़ेगा। तो ओपनिंग और नेट परचेजेस को जब जमा करते हैं तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल जाता है। उसमें से जब क्लोजिंग स्टॉक माइनस करती हो तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है। और फिर नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हो तो आंसर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से आप जो है ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड अदर इनकम करते हो। जितनी भी अदर इनकम है, बैड डेट रिकवर्ड है, डिस्काउंट रिसीव यानी परचेजेस में जो डिस्काउंट मिलता है, इंटर कॉमर्स में परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट एक साथ माइनस होता था, इधर नहीं माइनस होता, एक माइनस होता है और एक अदर इनकम में जाता है। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो फिर ये जो है टोटल अदर इनकम को ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करा तो टोटल इनकम आ गई। उसमें से लेस करा आपने अदर एक्सपेंसेस, तो इसमें ये रेंट, सैलरीज, ट्रांसपोर्टेशन, सेल्स, यूटिलिटी, इंश्योरेंस वगैरह माइनस करे तो आपके पास आ गए टोटल एक्सपेंसेस। तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। आपने मुझसे एक सवाल पूछा कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड एंड द ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, जो हमने गुड्स खरीदी है, जिस चीज का हम कारोबार करते हैं, उस गुड्स को लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन लगी है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। नहीं यही बात समझ में? आपकी पीसीएचएस में कोई शॉप है, फर्नीचर की शॉप है, और फर्नीचर जो है आप होलसेलर से खरीदती हो। फर्नीचर जो आप खरीदती हो वो खरीदती हो सदर से, मिसाल दे रहा हूं, टावर से। वो जो परचेजेस यानी कि फर्नीचर खरीदा है तो वो टावर से आपको पीसीएचएस लाना होगा, ट्रक के जरिए, सुजुकी के जरिए, शेजोर के जरिए। बेटा उसकी कॉस्ट भी आप ही बेयर करोगी। मिसाल के तौर पे 50,000 रुपए का एक फर्नीचर खरीदा तुमने होलसेल से, मैन्युफैक्चरर से, वो तो दे देगा तुम्हें, अब तुम खुद लेके जाओ। यानी इन शॉर्ट ट्रांसपोर्टेशन हमें ही बेयर करनी पड़ती है। तो उसको हमें अपनी प्रेमिसेस तक लाने के लिए, अपनी दुकान तक लाने के लिए 5,000 रुपए का उसके ऊपर किराया देना पड़ा।
तो अगर देखा जाए ना तो भैया हमें वो 50,000 रुपए का जो है वो फर्नीचर नहीं पड़ा, 50 में 5 और मिलाओ 55,000 बोलोगी तुम मुझे। बहुत बड़ी बेवकूफी अगर तुम बोलोगे 50,000 रुपए का फर्नीचर पड़ा है तो। 50 तो तुमने उसके हाथ में दिए थे, 5,000 रुपए का शेजोर का ट्रक करवाया था यार। दैट इज कॉल्ड 55,000। वो एक अलग बात है, अगर कुछ रिटर्न कर दिया तो वापस माइनस कर दोगी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड का मतलब ये है। और ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड वो होता है जो हमने सेल्स को प्रमोट करने के लिए फ्री होम डिलीवरी दी है। ये हमने गुड्स खरीदने के वक्त नहीं दिए, ये हमने कस्टमर्स को दिया है बेचने के वक्त। सर ये क्यों दिया है ट्रांसपोर्टेशन? ताकि हमारी सेल्स प्रमोट हो जाए, ज्यादा सेल्स हो जाए। मेरी बात समझ गई है नहीं? हाँ बेटा, ऑनलाइन वाले खदीजा, इज इट क्लियर बेटा? मुझे जरा प्लीज बता दो। जैन, चलो गुड। नेक्स्ट जो है, जरा देखना, मेरा जो हैंडआउट मैंने जो तुम्हें दिया था, उस हैंडआउट के अंदर मैंने जो है सवालात दिए ट्रायल बैलेंस के नहीं? तो मैं एक तुम लोगों को जो है ना ग्रुप पे जो है एक शेयर कर देता हूँ जरा, वो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अभी देखिए सवाल इसी से कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। बिल्कुल वही, नहीं 2 मिनट का काम है वो, जरा अच्छे कम्प्रिहेंसिव है, इसमें इतनी सारी चीजें नहीं है, तो तुम बना भी दोगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कोई ऐसा सवाल कर लो जिसमें सब कुछ हो। बात समझिए? नहीं, डायरेक्ट ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, समझी? डायरेक्टली क्या दिया है बच्चे? फर्स्ट फ्लोर पे ना।
आप ग्रुप में शामिल है ना? फास्ट ट्रैक में हूँ। ओके बेटा, चल रहा नेट चल रहा है तुम्हारा? हम्म? नहीं, तुम्हारे पास हैंड आउट आ जाए तो मुझे बता देना। आगे।
सवाल निकालना है इसके अंदर तो खुद ब खुद तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओपन हुआ, इसमें जरा सा नीचे जाओगी, पेज नंबर 14 पे जाओ, पेज नंबर 14 पे जाओ सारे स्टूडेंट्स। देन नुमान, खतीजा, हैंडआउट भेजा है मैंने ग्रुप पर, आप लोग ग्रुप पर हो? खतीजा आप लोग ग्रुप पर हो, जरा बता दो प्लीज। नुमान, आप लोगों को हैंडआउट रिसीव हुआ है ग्रुप पर एक बेसिक अकाउंटिंग का? नहीं हुआ? खतीजा ये मैं ये इस पे मुझे जो है अपने मोबाइल से व्हाट्सएप करो, मैं तुम्हें अभी भेज दे रहा हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे जो है तुम व्हाट्सएप करो, मैं अभी 1 सेकंड में भेज दे रहा हूँ। आगे लिख लो, नॉन करंट एसेट प्रेमिसेस किसे कहते हैं? जगह को बोलते हैं, वेयर हाउस वगैरह को। कैपिटल दो जो ओनर ने इन्वेस्ट करे पैसे, ओनर ने जो पैसे इन्वेस्ट करे वो एसेट में नहीं आएंगे। पेज नंबर कौन सा निकाला तुमने? 14। पढ़ोगी जरा सवाल में क्या था? कंपनी का नाम क्या है? बी वेब। तो आपने सबसे पहले यू हैव टू राइट द कंपनी नेम, दैट इज बी वेब। बी वेब और इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड बता दो जरा मुझे। 2018। एक और भी काम हो सकता है कि इसमें से जो जो आइटम तुम्हारे इनकम स्टेटमेंट में जा रहे हैं, तो अगर अभी फिजिकल अगर होता तो आप क्या जो है आगे ट्रायल बैलेंस के आगे में आई लिखवा देता। जो जो आइटम इसके अंदर से भैया पेपर में भी यही करना, जो चीजें इनकम स्टेटमेंट में जाने वाली है उसके आगे तुम क्या लिखना? आई लिखना। और जो चीजें बैलेंस शीट में जा रही है यू हैव टू सपोज टू राइट बी, कैपिटल बी। अब क्या है? बी वेब आपने कंपनी का नाम लिखा बच्चे, जल्दी से ये करवा दो। तो ये पूरा मैं करवा दूं सवाल इसी में ना। फॉर द ईयर एंडेड December 31 क्या बताया? 8। जरा मुझे बताओ सेल्स दी हुई है, सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करोगे, रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है। सेल्स जरा बता दो, कैलकुलेटर भी साथ निकालना अगर हो तो। सेल्स बताओ। 174, गुड, शाबाश। रिटर्न इनवर्ड ओनली 62। जब आपने 62 को माइनस करा, वेरी गुड बेटा, 24। ये एक बड़ा जबरदस्त कॉम्प्रिहेंसिव सवाल है भैया, ये मैं करवा दूं। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग मार्क करी तुमने। जरा मुझे बताओ कि ओपनिंग स्टॉक क्या दिया हुआ है? इन्वेंट्री लिखा होगा, स्टॉक 1 जनवरी लिखा होगा ट्रायल बैलेंस में कहीं पर भी। तीसरे नंबर पे तीसरा स्टॉक ऑन 1 Jan 20। ये डायरेक्टली मैंने सेकंड वाले कॉलम में लिख दिया। एड नेट परचेजेस की तुमने क्या डाली? हेडिंग डाली। इसमें जरा मुझे बताओ परचेजेस कितने हैं? 14,620। श्योर? कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है या ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ट दिया हुआ हो? 1500। बिल्कुल सही कह रही हो, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ट 1500 ये दिया हुआ है। क्या कुछ रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है?
कितना है 50। बड़ा जबरदस्त सवाल है बच्चे। इसमें ये ऐड करा, इसमें से ये माइनस करा, तो ये नेट परचेज आ गई 17। इसमें 2500 ऐड कर देना 18579। सारे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी काइंडली सामने सवाल रखो और अमाउंट देखते जाओ। जो नए वेरी फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे उनको ढूंढने में परेशानी होती है, बार बार रिपीटली कह रहा हूँ। तो तुम क्या है, इसके लिए बेहतरीन तरीका क्या है, इनकम स्टेटमेंट के आगे आई लिख दो और जो बैलेंस शीट है वो बी लिख दो। अब मेरा सवाल ये है, क्लोजिंग स्टॉक सबसे लास्ट में दिया हुआ होता है बेटा, 2548 दिया हुआ है, माइनस करना 160। ये क्या आया 16031, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आया 18579। 2500 में तुमने नेट परचेजेस को जमा करा तो आंसर आया 18579, दैट इज गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। और ये कोई बताएगा कि क्लोजिंग स्टॉक कहां दिया था? बिल्कुल ट्रायल बैलेंस के नीचे, ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ होगा हमेशा। कभी भी ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दी हुई होगी, ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में दी हुई होगी। जिंदगी में याद रख लो, सही है। जब तुमने इसको माइनस करा तो क्या है भैया 16031 जो है उसमें से नेट सेल में से 16031 माइनस करा तो 80। दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट बच्चे। पहले इतना बना लो या पहले पूरी कर ले, चलो सही है। देखो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद कोई अदर इनकम है बच्चे? डिस्काउंट रिसीव्ड है, और कुछ है? कमीशन इनकम है, बैड डेट रिकवर्ड है, कोई भी नहीं है। वो तो बैलेंस शीट में जाएगा, अभी बनाएंगे तो। यानी ग्रॉस प्रॉफिट में तो अभी हम क्या करेंगे, एक ही अदर इनकम दी हुई है। क्या बोला मैंने? एक ही इनकम दी हुई है, तो क्या करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना उसमें ऐड करोगे डिस्काउंट। इसलिए सिर्फ एक ही है, तो ये अब मेरा सवाल ये, जो डिस्काउंट रिसीव तुम्हारे पास 8081 जो लिखा हुआ था है ना, डिस्काउंट रिसीव बताना। 500 का डिस्काउंट रिसीव था, ऐड करना। वेरी गुड बेटा, 8581 इज द टोटल इनकम। नहीं समझी? बीच में से मैंने वो सारी चीजें हटा दी। सर डिस्काउंट रिसीव्ड है, सही है फरीदा। अब ये टोटल इनकम हो गई हमारी 8581। समझने की बात ये है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट था तुम्हारा वो था 8081, उसमें तुमने डिस्काउंट रिसीव को ऐड करा तो वो आ गया आपके पास कितना? सर डिस्काउंट रिसीव परचेज से माइनस नहीं होगा नुमान, ये हमारे आई कैप में वो फर्स्ट ईयर इंटर अकाउंटिंग में होता था। डिस्काउंट रिसीव इधर अदर इनकम ट्रीट किया जाता है। वेरी गुड नुमान, डिस्काउंट रिसीव इधर अदर इनकम में ट्रीट किया जाता है, और सेल्स परचेज रिटर्न जो है वो माइनस किया जाता है सिर्फ। याद रहेगा नुमान, सेल्स रिटर्न माइनस करोगे, सेल डिस्काउंट को एक्सपेंसेस में लेके जाओगे। ये चेंज है फर्स्ट ईयर से बेटा। अच्छा जी 8। अब एक्सपेंसेस की जरा लिस्ट बताना मुझे, शुरू ऊपर से देखना, सबसे ऊपर से। सैलरीज एक्सपेंस दी हुई है, कितना है 2150। और क्या है? मोटर एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड है, पहले तो बताओ कितना 2000, ये लिख दिया मैंने भैया। सेल डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड कितना? वेरी गुड, जो एक्सीलेंट चीज है। यूटिलिटी एक्सपेंसेस है,
अभी देखते हैं इंश्योरेंस है कितना है 111। अच्छा तुम अभी ऊपर क्या कह रही थी कि सबसे पहले कौन सा पढ़ा था तुमने मोटर एक्सपेंस कितना था मैंने जरा आगे पीछे कर दिया कुछ भी आगे पीछे कर सकते हो कोई मसला नहीं है और कौन सा था इंश्योरेंस एक्सपेंस था ना रेंट बता दो 670 और कोई है इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया जर्नल एक्सपेंस रिपेयर एंड मेंटेनेंस था नहीं है ये आपने जर्नल एक्सपेंसेस जरा मुझे बता दो कि कितना है 100 वापस से जरा देख लो ये सारे एक्सपेंसेस तुम्हारे पास आ गए बेटा एसेट है समझ में आ गया 1 2 3 4 5 6 7 7 एक्सपेंसेस है मेरा बेटा सबको टोटल कर दो मुझे अच्छा जी आगे बढ़ो 5 7 टोटल एक्सपेंसेस 5 7 5 6 8 5 8 1 में से ही माइनस करना तो आपके पास जो आंसर आया 2 दिस इज ऑल अबाउट इनकम स्टेटमेंट ऑफ ईयर अगर तुम वेरी फर्स्ट से यानी सेल्स से स्टार्ट करो और टिल टोटल एक्सपेंसेस तक जाओ बच्चे सारी चीजें देखो कोई भी एक आइटम सेल्स यानी रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस के अलावा तीसरा कोई आइटम नहीं होगा नहीं यही बात समझे या तो रेवेन्यूज होंगी या फिर एक्सपेंसेस होंगे हैव यू गॉट माय पॉइंट पक्का ऐसे ही कह रही हूँ इसकी वो तस्वीर ले लो हाँ भाई नोमान इज इट क्लियर बेटा मदिया हाँ डाल दो बेटा बहुत अच्छी बात हो जाएगी ऑनलाइन में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए प्लीज फतीजा नोमान माज मदिया जैन कोई सवाल है तो बेटा पूछ लो प्लीज ये बाकायदा इनकम स्टेटमेंट सर अगर हमें परचेजेस से डिस्काउंट रिसीव माइनस करेंगे तो प्रॉफिट लॉस ठीक आएगा हाँ लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे बेटा प्रॉफिट तो सेम आएगा बस प्रेजेंटेशन के नंबर चले जाएंगे कैफ में जब FAR 1 में जब आओगे तो परचेज डिस्काउंट को अदर इनकम में ही लिखना पड़ेगा नेट परचेजेस में से माइनस नहीं कर सकते हो आंसर तो सेम आएगा लेकिन वो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बनी हुई होगी इसलिए कि फर्स्ट ईयर इंटर में या कॉमर्स में जो है वो ऐसे ही बना देते थे वो अमेरिकन स्टैंडर्ड से लेकिन इधर ये बिल्कुल ये फॉर्मेट नहीं हिलेगा जरा सा भी नहीं हिलेगा तुम देख नहीं हो सेल रिटर्न उधर डाला है सेल डिस्काउंट उधर डाला है परचेज रिटर्न पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और परचेज डिस्काउंट अदर इनकम में आया है अदर इनकम में आया है दूसरा
ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड इधर है, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड इधर है, सारी चीजों के रूल्स एंड रेगुलेशन है बेटा। अब मैं जो बना रहा हूं सारे, हाँ जी बिल्कुल आती है, कंपलसरी सवाल है। प्रेमिसेस क्या है आगे लिख लो खतीजा, नॉन करंट एसेट। प्रेमिसेस क्या है, नॉन करंट एसेट है बच्चे। अब मैं ये इधर से बी वेब कंपनी का ही इसी सवाल का फिर बोल रहा हूं, मैं तुम्हें बना के दिखा रहा हूं बैलेंस शीट। क्या बना के दिखा रहा हूं, दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, दैट इज बैलेंस शीट। क्या बना रहे हैं, उसमें भी बच्चों क्या याद रखोगे, अगर 3 ही कॉलम बना लो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा बैलेंस शीट का दूसरा नाम लिख लेना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिख लिया था। बैलेंस शीट का दूसरा नाम होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बीवेब बीवेब डायरेक्ट बना लेते हैं, तो उसके अंदर मैं थोड़ी सी चीजें और लिख दूंगा, एक काम करूंगा, एज ऑन। जरा बताओ कि दिसंबर 31, 2008 सबसे पहले बच्चे हेडिंग मार्क आती है एसेट्स। सबसे पहले मेन एक हेडिंग आती है एसेट्स की, 3 हेड से बनती है, याद करो, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। और फिर एसेट में जाके सबसे पहले हेडिंग आती है नॉन करंट एसेट लिखो या फिक्स एसेट लिखो, लेकिन नॉन करंट एसेट लिखा जाता है। अब इस सवाल में अगर बात करी जाए तो तुम लोग बार बार एक वर्ड ले रहे थे प्रेमिसेस, याद करो ये प्रेमिसेस इधर लिखा जाता है। कितना है प्रेमिसेस, देख के बताओ जरा मुझे। 15। और कोई है, देखो नॉन करंट एसेट, मोटर व्हीकल, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल है, नॉन करंट एसेट होता है मोटर व्हीकल। कितना है, कोई फर्नीचर है, और कुछ है, बिल्डिंग है, इक्विपमेंट, फर्नीचर, एसी, फैन, कंप्यूटर, फिक्सचर एंड फिटिंग्स। कोई ऐसा नाम नहीं है, 2 ही जितने नाम लिए सब इधर आते हैं, बिल्डिंग, शॉप, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, टाइपराइटर, प्लांट एंड मशीनरी, सब इधर आते हैं। इसका टोटल करना, इसका नाम आ गया टोटल नॉन करंट एसेट्स। टोटल नॉन करंट एसेट्स 2700, उसमें ऐड करो करंट एसेट्स की हेडिंग आएगी किसकी। अब ये समझनी है फबिया, करंट एसेट्स में क्या क्या आते हैं। कैश इन हैंड दिया हुआ है, कैश एट बैंक दिया हुआ है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, क्या है अकाउंट, जिसका दूसरा नाम होता है भैया डेटर्स, जो तुम मुझसे पूछ रही थी, डेटर्स इधर आता है। क्लोजिंग स्टॉक, क्या बोला, ये चारों को तो रट्टा लगा लो जानदार, ये आते ही आते हैं हर सवाल में तकरीबन, बिल्कुल आएगा, फॉर्मेट में तो लिख रहा हूं। बताओ जरा कितना है कैश इन हैंड, बताओ। हाँ कैश एट बैंक, डेटर्स, डेबिट में लिखा होगा डेटर्स, लास्ट का क्लोजिंग स्टॉक, देखो क्लोजिंग स्टॉक जो ट्रायल बैलेंस के बाद दिया था 2
4, सबको ऐड करो, टोटल करंट एसेट्स 61, इसको इसमें ऐड कर दो, ऊपर वाले टोटल नॉन करंट एसेट में, इसका नाम है टोटल एसेट्स 8892, यही आ रहा है बेटा। ये पहली साइड हो गई है, लेकिन एक ही प्रेजेंटेशन एक ही स्टेटमेंट फॉर्म में बनती है, यानी ये टोटल एसेट्स हो गए। अब देखना जरा, इधर लिखा मैंने, हेडिंग डाली है लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, लायबिलिटीज एंड, ये मेन हेडिंग आई है। इसके बाद इधर जो है भैया सबसे पहले आपने हेडिंग मार्क करी लायबिलिटीज, क्या हेडिंग मार्क करी, इस सवाल के अंदर एक ही है, दैट इज अकाउंट पेबल, जिसका दूसरा नाम है क्रेडिटर्स। अकाउंट पेबल बोलो या क्रेडिटर बोलो, एक ही बात है, दिया हुआ है। डायरेक्ट फाइनल कॉलम में लिख दिया 15। सर डायरेक्ट फाइनल में क्यों लिख दिया, कोई और नहीं है इसलिए, कोई और होता बैंक लोन होता, बैंक ओवरड्राफ्ट होता, तो फिर बीच वाले कॉलम में लिखता, फिर टोटल जाता। अभी नहीं आएगा, बताता हूँ कहाँ आएगी। ये सब हो गई लायबिलिटीज। सर फिक्सचर एंड फिटिंग क्या है, नॉन करंट एसेट्स एंड नोमान, लायबिलिटीज में एक ही था। अब ये जो तुम बोल रही हो, ये आता है ओनर्स इक्विटी, क्या गया, इसका फॉर्मेट देख लो, तुम्हें भैया ताकि याद हो जाए, ये तुमने करा हुआ नहीं है ना, इसलिए इधर लिखोगी कैपिटल एट स्टार्ट, क्या लिखोगी बच्चे, इसमें ऐड करोगे नेट प्रॉफिट, क्या ऐड करोगे, इसमें से लेस करोगे ड्राइंग्स, इधर आती है भैया। तो जो आंसर आएगा ना, उसका नाम होता है कैपिटल एट एंड, इसका नाम क्या होता है, फिर सुन लो, कैबिनेट स्टार्ट जरा देखो क्या दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, अब तुम्हारे समझ में आया नहीं आया, 25। नेट प्रॉफिट जो तुमने इनकम स्टेटमेंट बनाई उधर से ट्रांसफर करोगे, वो आया 2825, कहां से लाया बताओ जरा, जो नेट प्रॉफिट आया है। और देखो जरा ड्राइंग्स कितनी दी हुई है, हाँ जरा चलाना कैलकुलेटर, 2500 जमा 2825, 4430। कोई और चीज तो नहीं रही, जरा ऊपर से देखो सवाल में, फिक्सर्स दिए हुए क्या, फिक्सर्स एंड फिटिंग्स, इसको ऐड करो दोनों को, तो ये तो इसके बराबर आना चाहिए, कोई चीज छोड़ दी है। कैपिटल एट स्टार्ट मुझे ऐसा लगता है तुमने गलत दिखाया है, बताया है मुझे, कौन सा दिया था, नहीं नहीं बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है कैपिटल एट स्टार्ट क्रेडिट साइड पर, तुमने अमाउंट मेरे ख्याल से गलत दिखाया है। माशाल्लाह, ये 2500 कहां से लेके बताए थे, हैं? अरे स्टॉक को कहां मिला रही हो यार, कैपिटल एट स्टार्ट 5424, नहीं यही बात समझ को भैया, इसको इसमें ऐड करो, इसमें से माइनस करो, मैं भी परेशान के, ये मेरा आज तक कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि सवाल टैली ना हुआ हो, ये इसके बराबर आएगा,
पहले इसको प्लस करके माइनस करो, कैपिटल एंड बताओ। 7354, उसमें 1538 ऐड करो, 8892। देखना जरा सतीदा, जैन, नोमान, इज इट क्लियर मेरा बेटा? देख लो जरा इसमें, अगर आप देखो तो सारे एसेट्स जो है पहले लिखोगी, पहले नॉन करंट एसेट और फिर करंट एसेट, और इसके बाद लिखोगी लाइबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। उसमें लाइबिलिटीज का टोटल लिखोगी, जितने भी लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स होंगे, और क्या ओनर्स इक्विटी का एक बाकायदा 4 लाइनों का फॉर्मूला है। फॉर्मूला ये है कि कैपिटल एट स्टार्ट, ऐड कर दो नेट प्रॉफिट, लेस कर दो उसमें से ड्रॉइंग, यू गॉट कैपिटल एट एंड। लाइबिलिटीज के अंदर बनेगा, लेकिन जब नहीं है तो डायरेक्ट लिख दिया है, जब नहीं दी भी वो बैंक लोन दिया हुआ होता है, बैंक लोन दिया हुआ ही नहीं है तो फिर उसके लिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का अलग बनाते। जब नहीं दिया हुआ तो सिर्फ तुम लाइबिलिटीज की हेडिंग डालोगी, और इसमें भी स्पेशली सिर्फ एक ही दिया हुआ था तो डायरेक्ट फाइनल कॉलम में लिख दिया है मैंने। मेरी बात समझ गई है नहीं? श्योर? आज के लिए इतना ही था, मैंने ये हैंड आउट दे दिया, इससे सारे सवाल तो कर लेना। अच्छा वो सवाल टैली हुए? अभी कर रही थी तुम हम काम? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, टैली हो गया था, चलो गुड। कितने सवाल दिए थे? 2 ही दिए थे। अब दूसरा कंप्लीट करके फिर मुझे बता दूंगा, टैली हो जाए तो। फिर अब क्या करूंगी, थोड़ा तेज जाएंगे इसलिए अब ये ट्रायल वेल, ये जो हैंड आउट जो भेजा है अभी, इसमें हमने पहला सवाल करा है बच्चे, ये दिख रहा है। अब इसके बाद वाले तुम करोगी, नहीं यही बात समझे, इसके बाद वाले सारे सवाल तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है सर, पेपर में ऐसे फॉर्मेट आएगा, हमने सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। बिल्कुल सही कह रहे हो PRC 4 में, बिल्कुल सही कह रहे हो रोमान, पूरा फॉर्मेट बना हुआ होगा, तुम्हें वैल्यूज लिखनी होगी मेरा बेटा। हाँ उधर पेपर में ये होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का डायरेक्ट एक लिख देगा, तुम पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे और डायरेक्ट लिखोगे वैल्यूज। समझ गए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स में तुम लिखोगे कैलकुलेशन। डन बेटा, जैन, रोमान, नतीजा, इज इट क्लियर बेटा? नहीं कॉपी, वो तो रफ शीट देंगे वो लोग, PRC 4 वाले बच्चे भी बैठे तो वो रफ शीट देंगे, वो रफ शीट तो फट जाएगी, आपको वर्किंग कहीं नहीं दिखानी है। आपको तो आंसर के नंबर मिलेंगे, वो कंप्यूटर पे डालोगे। जो PRC वाले हैं, जो PRC वाले बच्चे हैं जिनको पेपर देना भी CB,
तो उनकी कोई कैलकुलेशन नहीं दिखानी है, उसको डायरेक्ट आंसर देखना है। लेकिन कैलकुलेशन जब याद होगी जब तो कैलकुलेशन करोगे कि क्या किस में से क्या लेस होता है, कब ऐड होता है, कहाँ क्या चीज जाती है, कहाँ क्या चीज नहीं जाती है। जब याद होगा जब तो करोगे। ठीक है, तो मैनुअल है तो वो भी बच्चे बैठे हुए जो होते हैं दिन रात ये अच्छी रह गए। चलो ओके ला, ठीक है बेटा। इससे आगे इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसके सवालात कर लेना बेटा, बैठ करेंगे बेटा, देखेंगे।